हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग यहाँ पर ग्रेविटेशन एंड एसएचएम के सारे सवाल डिस्कस करेंगे जो हमसे अप्रैल अटेम्प्ट जेई मेन 2025 में पूछे गए थे। इसका जो ये प्रिंटेबल फॉर्मेट का क्वेश्चन पीडीएफ है, आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे डाउनलोड करना है वो अभी आपको अगले स्लाइड में बताया जाएगा, राइट। आप सबसे पहले हमारा जो ये एप्लीकेशन उसको इंस्टॉल कीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ पर टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे लॉग इन कर लो। टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे आपको 3 बार दिखाई देगा, इसको क्लिक करना, स्टडी मटेरियल सेक्शन में जाना, जेई 2025 अप्रैल अटेम्प्ट क्वेश्चन पीडीएफ में जाना और यहां पर आपको ये सारे क्वेश्चन पीडीएफ मिल जाएंगे जैसे जैसे यहां पे ये सॉल्व होते जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा सिर्फ इतना ही नहीं है, हमने यहां पर 2024 के, 23 के, 22 के, 21 के, 20 के सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस चैप्टर के और अन्य सभी चैप्टर के हमने सॉल्व कर रखे हैं। सभी का चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से जाके इनको भी चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहां पर बात करेंगे ग्रेविटेशन की। इसमें आपको कुल मिलाकर 6 सवाल पूछे गए थे और ये उसका सबसे पहला प्रश्न है। सवाल में कहता है, A satellite of mass 1000 kg is launched to revolve around Earth in an orbit of height 270 किलोमीटर। ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमको यहां पर हाइट दिया गया है, हमको रेडियस नहीं दिया गया है ऑर्बिट का। और बच्चे यहां पर कभी कभी कैलकुलेशन में स्पीड में गड़बड़ी कर जाते। आपको यहां से ये हाइट दे रखा है, दिस हाइट इज नथिंग बट योर 270 किलोमीटर, ठीक बात है। आपने सैटेलाइट को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया है, सैटेलाइट को आपने इस ऑर्बिट में घुमवा दिया है। अब सैटेलाइट इस ऑर्बिट में घूम रहा है विथ सम ऑर्बिटल स्पीड। तो इस ऑर्बिट में सैटेलाइट का काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? अगर आपको ध्यान में नहीं है तो ऑर्बिटल स्पीड आपका निकल कर आता है √gm/r। तो काइनेटिक एनर्जी जो इसकी हो जाएगी दैट इज इक्वल टू हाफ mv0 स्क्वायर। अगर तुम ध्यान से देखो तो ये हो जाएगा हाफ m और v0 का स्क्वायर करने जाएंगे तो ये हो जाएगा gm/r। तो ये मेरे पास आ गया है काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन। कई बच्चों को तो सिर्फ यही डायरेक्टली याद रहता है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट इन द गिवन ऑर्बिट इज डैश इंटू 10⁻10। हमको ये इंटीजर सेक्शन को भरना है। आपके पास मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट सभी कुछ दिया हुआ है। डेटास को यहां पर सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो k इज इक्वल टू हाफ, m है मास ऑफ दी सैटेलाइट जो कि 1000 kg है यानी कि 10⁻3। g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है 6.67 इंटू 10⁻11। m आपका अर्थ का मास है जो कि हमें यहां पर दिया हुआ है 6 इंटू 10⁻24 डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। ऑर्बिट का रेडियस क्या है? ये h तो है ही, और यहां से यहां अर्थ का रेडियस है यानी स्मॉल r इज नथिंग बट h प्लस कैपिटल R। कैपिटल R अगर तुम ध्यान से देखो तो ये आपको 6400 किलोमीटर है। 6400 में 270 ऐड करो, 6400 में 270 ऐड करोगे तो तुमको 6670 किलोमीटर दिखाई देगा। यानी कि 6670 इसको मीटर में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई किया। अब ये दोनों आपस में मर जाएंगे, 2 इसको काटेगा तो ये आपको 3 हो जाएगा और इसको इसको करेंगे तो ये आपको 1000 निकल के आएगा। तो यहां पर आपके पास 3 है, 3 मल्टीप्लाइड बाई 1000 इसके साथ कैंसिल होगा तो 10⁻21 और यहाँ पे -11 है यानी कि 10⁻10 हमको दिखाई दे रहा है कि इतना बचना चाहिए। तो यहाँ पर जो आपका इंटीजर भराएगा दैट इज गोइंग टू बी योर 3। कोई टफ कैलकुलेशन नहीं है, बस शांति से पेशेंस के साथ सॉल्व कीजिए, हो जाएगा। आइए देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। अ पार्टिकल इज रिलीज्ड फ्रॉम हाइट s अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। अच्छा, ये प्रश्न एक्चुअली यहां इस चैप्टर की जगह इसको हमें पुट करना चाहिए था वर्क एनर्जी पावर में। ये आपको एनर्जी कंजर्वेशन का सवाल है। अ पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम हाइट s अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। At certain height its kinetic energy is 3 times its potential energy। ये आपका अर्थ का सरफेस है, पार्टिकल को आपने यहां से रिलीज किया है। हाइट जो है वो आपको बेटा यहां पर s दे रखा है। At certain height its kinetic energy is 3 times its potential energy। अभी इसकी इनिशियल स्पीड 0 थी, कुछ देर बाद इसके पास कुछ वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है।
इस सिचुएशन पे, इस पोजीशन पे जो पार्टिकल का हाइट है सरफेस से वो मान लेते स्मॉल h है। हमसे कहता है इस लोकेशन पे पार्टिकल का जो काइनेटिक एनर्जी है वो 3 टाइम्स है पोटेंशियल एनर्जी के, राइट। द हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ एंड स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दैट इंस्टेंट आर रेस्पेक्टिवली। तो आपसे यहां पर v और h पूछा जा रहा है। अब यहां पर अगर हम लोग ध्यान से देखें तो शुरुआत में सिस्टम का जो भी टोटल मैकेनिकल एनर्जी है और यहां पर पॉइंट ए पे और पॉइंट बी पर सिस्टम का जो भी टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो सेम होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। एनर्जी कंजर्वेशन, शुरुआत में काइनेटिक एनर्जी जीरो है, शुरुआत में पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा mgs। तो mgs इज इक्वल टू, अच्छा, काइनेटिक एनर्जी इज 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो kb की जगह हम लोग यहाँ पे 3ub लिख सकते थे और ये तो आपका ub था ही। तो यहां से हमको दिख गया है कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgs डिवाइडेड बाई 4। और b पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, mgh के बराबर। तो ये बेसिकली mgh इज इक्वल टू mgs डिवाइडेड बाई 4। यहां से आप देखो mg आपका कटा होगा और h की वैल्यू s बाई 4 आनी चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है और 4 में है। मतलब 1 और 2 तो नहीं पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है बिल्कुल। अब तुम्हारे पास h भी आ गया, एनीवेज तुम्हारे पास ये रिलेशन तो है ना कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, हाफ हाफ mv स्क्वायर। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी mgh और h क्या है s बाई 4 के बराबर है। तो s बाई 4 यहां पर लिखा, तो आपका m से m खत्म, ये इसको काटेगा तो 2। तो स्पीड कितना आ रहा है, क्या स्पीड अपने को अंडर रूट 3gs बाई 2 निकल के आ रहा है, यानी कि ये वाले ऑप्शन में हमको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 3 हमको नहीं दिख रहा है। ठीक है, कुछ बच्चे डायमेंशन से भी इस ऑप्शन को हटा सकते थे क्योंकि भैया जीएस का डायमेंशन स्पीड के बराबर नहीं है, अंडर रूट जीएस का डायमेंशन स्पीड के बराबर आता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3। ध्यान से देखिएगा। 3 identical spheres of mass m are placed at the vertices of an equilateral triangle of length a। तो सबसे पहले तो एक इक्विलैटरल ट्राइंगल बना लेते हैं और इसके वर्टिसेस पे आपको 3 स्फीयर रखे हुए हैं। यहां पर एक पार्टिकल है, यहां पर एक पार्टिकल है और यहां पर एक पार्टिकल है। तीनों का मास आइडेंटिकल है m और ईच साइड जो है वो a दे रखा है। When released, they interact only through gravitational force and collide after time t equals to 4 सेकेंड। आपने इनको रिलीज कर दिया, अब तुम ध्यान से देखना, ये इसको अपनी तरफ खींच रहा है और ये इसको अपनी तरफ खींच रहा है। सो ये बेसिकली इस डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, सिमिलरली ये वाले को इधर खींचा जा रहा है और ये इसको इधर खींच रहा है, तो ये इधर मूव करेगा। कहने की बात यह है कि तीनों सिमेट्रिकली मूव करना शुरू करेंगे एक दूसरे की तरफ एंड एट द एंड ऑफ द डे तीनों आपस में टकराएगा। जितने टाइम में वो लोग टकराया है वो टाइम हमको दिया है 4 सेकेंड। बढ़िया है सर। तो हर पार्टिकल एक दूसरे के म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के कारण मूव कर रहा है। तो जो भी इनका टाइम होगा, कितने टाइम में ये लोग आपस में टकराएंगे, जो भी टाइम होगा दैट टाइम हैज टू हैव ऑल द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स लाइक इनका मास, इनका ये इनिशियल जो ये डायमेंशन ए दे रखा है और एक आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो कहीं ना कहीं जो टाइम पीरियड होगा वो कैपिटल जी, मास और ए पे डिपेंड करेगा, लेकिन इनके पावर क्या क्या होंगे हमको नहीं पता, क्योंकि हमें ये चीज चाहिए सवाल में। इफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इंक्रीज टू 2a एंड मासेस बिकम्स 2m, तो अब कितना टाइम लगेगा टकराने में हमको जानना है। तो हमें ये टाइम का इसके साथ प्रोपोर्शनैलिटी चाहिए, क्या क्या रिलेशन है। तो मैंने बोला कि मान लो कि ये पावर x है, ये वाला पावर y है और ये वाला पावर z है, तो दोनों तरफ का डायमेंशन सेम होना चाहिए। ये क्या है, टाइम। टाइम का डायमेंशन तो भैया खुद कैपिटल T ही लिख दो। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मास और ये हमारा एक्सेलरेशन नहीं है, ये आपको डिस्टेंस है।
ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन अगर ध्यान में नहीं आता, कभी कभी भूल जाते हो, तो चुपचाप से ये वाला इक्वेशन का इस्तेमाल कर लिया कीजिए, जहां पर जी आप लिखते हो FR स्क्वायर डिवाइडेड बाई m का स्क्वायर। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन हो जाएगा फोर्स का डायमेंशन, दैट इज योर MLT-2। यहां पर आपका लेंथ है तो लेंथ का स्क्वायर, नीचे में आपके पास मास है तो बेटा ये मास का स्क्वायर। तो इफेक्टिवली क्या बच रहा है, m⁻⁻1 L³ T⁻⁻²। तो यहां पे लिखो, ये आपको हो जाएगा m⁻⁻1 L³ T⁻⁻², और ये होल टू द पावर x। ये क्या है, m है, तो ये तो m⁻y, और ये क्या है, डिस्टेंस है, यानी कि L⁻z। अब क्या करना पड़ता है हमें, ध्यान से देखेंगे, लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली। ये एक मास है -1, लेकिन यहां पे पावर x है, तो मास के ऊपर टोटल पावर कितना है, -x, और ये वाला y इसमें ऐड हो जाएगा। लेंथ की अगर बात करेंगे तो लेंथ के ऊपर टोटल पावर है 3x, और एक प्लस z भी होगा, और टाइम के ऊपर जो टोटल पावर है वो -2x होगा। अब LHS RHS में कंपेयर करो, यहां पर T⁻1 है, सो 1 शुड बी इक्वल टू -2x, तो x मेरे को आ गया -1/2। ठीक, LHS में m की पावर कुछ है ही नहीं, यानी कि ये वाला चीज 0 होना चाहिए, तो x और y बराबर होना चाहिए, दिस शुड बी इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल्स टू y, और x कितना है, इसके बराबर है, यानी y भी इसी के बराबर होगा, -½ के बराबर। ये वाला टर्म भी 0 होना चाहिए, 3x प्लस z शुड ऑल्सो बी 0, सो z इज इक्वल टू -3x, और x इतना है तो z हमको +3/2 निकल कर आ गया। तो यहां से मेरा टाइम का रिलेशन समझ में आता है कि टाइम इज प्रोपोर्शनल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट टू द पावर x, यानी -½ स्मॉल m, ये भी आपको -½ और a इसकी पावर z है, तो ये आपको हो जाएगा 3/2। तो इसको कैसे लिख सकते थे, T⁻A⁻3/2 डिवाइडेड बाई gm होल टू द पावर 1/2, या फिर आप इसको लिख सकते थे t इज प्रोपोर्शनल टू a, या फिर इतना ही रहने दो, है ना, ऐसे कर दो, A³ डिवाइडेड बाई gm होल टू द पावर 1/2। तो ये हमारे पास रिलेशन निकल के आया। अब आपका काम ऑलमोस्ट डन है, इसको हटा रहा हूं यहां से, इसको यहां से हटा देते हैं। आई होप आपने चीजों को ऑब्जर्व कर लिया होगा, नहीं तो वापस पीछे जाके चेक कर लीजिएगा। तो मेरे पास टाइम का रिलेशन आ गया है। अब हमको देखिए, कैपिटल जी के साथ आप कुछ भी छिड़कानी नहीं कर रहे, कैपिटल जी आपके लिए नहीं बदल रहा है, आपके लिए ए बदल रहा है सवाल में, और आपके लिए मास बदल रहा है सवाल में। बात समझ में आई, बिल्कुल। तो अब एक काम करो, a की जगह यहां पर आप 2a लिखो, इस a की जगह 2a लिखो, तो ये 2a का होल क्यूब हो जाएगा, यानी कि 8a³, और m की जगह 2m लिख दो, राइट, m की जगह 2m लिख दिया, तो ये आपको 4 हो गया है। 4 रूट के बाहर जाएगा तो 2 बन जाएगा, और आपके पास वापस से A³/m होल टू द पावर ½ आ रहा है, यानी कि टाइम डबल हो रहा है। पहले 4 सेकंड लग रहा था, तो अब 8 सेकंड लगने वाला है। ठीक है, अच्छा सवाल है इस नजरिए से कि एग्जाम में के प्रेशर में इतना सोच पाना बहुत सरल नहीं होगा। ठीक है, देखिए, the kinetic energy needed to project a body of mass m from earth surface to infinity is ½ mgr। ये आपका अर्थ का सरफेस ले लीजिए, आपके पास एक पार्टिकल है, आपने उसको कुछ इनिशियल स्पीड u दिया है, और रेडियस जो है धरती का वो आपको कैपिटल R है। हमें इसे इन्फिनिटी तक पहुंचाना है, हमें इसे एस्केप करवाना है, तो ये इनिशियल होता है, और इन्फिनिटी पे हमारा सिचुएशन फाइनल होगा, पार्टिकल को यहां से यहां पहुंचाना है। तो आप एनर्जी कंजर्व करते हो, ui प्लस के आई इज इक्वल टू uf प्लस के एफ। अगर तुम ध्यान से देखो तो यहां पर इसके पास
जो काइनेटिक एनर्जी होगी, जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, वो आपको हो जाएगा माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाई आर। काइनेटिक एनर्जी कुछ होगा के यू फाइनल जीरो, राइट। और मान लीजिए कि हमें इसे जस्ट इन्फिनिटी तक पहुंचाना है, ताकि वहां तक जाते जाते इसका स्पीड भी जीरो हो जाए। तो काइनेटिक एनर्जी आपको निकल के आ रही है जी एम एम डिवाइडेड बाई आर। ऊपर नीचे अपने मन से एक आर से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, तो ये जो जी एम बाई आर स्क्वायर है वही मेरा स्मॉल जी होता है। तो ये क्या आ रहा है निकल के, एम जी आर। तो कम से कम एम जी आर तो देना पड़ेगा। इससे ज्यादा एनर्जी दे दोगे तो इन्फिनिटी पे जाने के बाद भी इसके पास कोई स्पीड बचेगा, लेकिन इससे कम एनर्जी दोगे जो कि यहां पर दिया हुआ एम जी आर बाई टू, तो इसमें तो एस्केप नहीं करेगा जी। तो ये तो फॉल्स हो गया। पहला फॉल्स अगर पता चल जाता है तो ऑप्शन वैसे ही क्लियर हो जाता है, क्योंकि सिर्फ एक लौता यही है जहां पे फॉल्स लिखा हुआ है। द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज जीरो व्हेन इट इज प्रोजेक्टेड टू इंफिनिटी फ्रॉम द अर्थ सरफेस। बिल्कुल सही बात है। अर्थ सरफेस पे आपको पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है, विच इज माइनस जी एम एम बाई आर। जैसे जैसे ये ऊपर जाता है वैसे वैसे इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करती है और इंफिनिटी पे जीरो होती है, विच इज मैक्सिमम, विच इज मैक्सिमम। तो ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर एकदम। अच्छा देखिए, एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट रेस्ट at a distance of 3r above the earth surface where r is earth radius। अच्छा, तो ये हमारा अर्थ ले लो, और कितनी ऊंचाई पर है भाई, यहां से यहां कितनी ऊंचाई दे रखा है, 3r, 3r अबव अर्थ सरफेस, और यहां से यहां तक मेरा रेडियस तो खैर है ही। यहां पर पार्टिकल है और हमें उसको ऊपर फेंकना है। कितना स्पीड दे, मिनिमम स्पीड दे, ताकि ये वापस लौट के नहीं आए, यानी फिर से एस्केप एस्केप खिलाना है। ये मेरा इनिशियल होगा और इन्फिनिटी जो होगा वो मेरा फाइनल हो जाएगा। आप फिर से लिखेंगे के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इज इक्वल टू के फाइनल प्लस यू फाइनल। अगर तुम ध्यान से देखो तो यहां पर इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ एम यू स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, इसके मास को अगर हमने m मान लिया है, धरती के मास को कैपिटल M मान लिया है, तो माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाई आर, और r क्या होगा 3r प्लस आर विच इज योर 4r इज इक्वल टू, इन्फिनिटी पे जाने के बाद इसकी काइनेटिक भी जीरो और पोटेंशियल भी जीरो। हमको तो मिनिमम यहां पर स्पीड देना था। तो यहां से 2 इसको काटेगा तो खत्म, m इसको मारेगा तो खत्म। तो यहां से u की वैल्यू आ रही है जी एम डिवाइडेड बाई 2r। क्या ऐसा कोई ऑप्शन में है? बिल्कुल ऐसा ऑप्शन में है। ठीक, बढ़िया है। देखिए, द रेडियस वेक्टर फ्रॉम द सन to a planet sweeps out equal areas in equal interval of time and thus aerial velocity of planet is constant। ये आपको केपलर का सेकंड लॉ है, लॉ ऑफ एरिया। केपलर्स सेकंड लॉ है ये, जो कि कहता है कि एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट है। यही स्टेटमेंट है कि रेडियस वेक्टर द लाइन जॉइनिंग सन एंड द प्लैनेट स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और अगर आपने उसको ध्यान से पढ़ा है तो आपने ये इक्वेशन भी वहां पर देखा होगा, dA by dt is equal to L by 2m where L is the angular momentum, राइट। और एंगुलर मोमेंटम आपको कांस्टेंट होता है। एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, आरएचएस कांस्टेंट, तो भैया ये भी कांस्टेंट है, एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट। तो रीजन क्या दे रहा है, फॉर अ सेंट्रल फोर्स फील्ड द एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट। बिल्कुल सही बात है। सेंट्रल फोर्स फील्ड में फोर्स हमेशा आपको समझना, यहां पर हम समझाते हैं, डायग्राम बना के समझाते हैं। अगर तुम यहां पर ध्यान से देखो, ये आपका सन है, प्लैनेट अर्थ ले लो, प्लैनेट कहीं पर भी हो लेकिन इस पे लगने वाला फोर्स आपको सन से ही पास करेगा। इसी को हम लोग, ये यहाँ पे रेडियल फोर्स है। अर्थ कहीं पर भी हो लेकिन फोर्स यहीं से पास करेगा, सन से। तो इस पॉइंट के अबाउट आपका नेट टॉर्क हमेशा जीरो रहेगा। तो हम लोग एंगुलर मोमेंटम को कांस्टेंट बोल पाएंगे, कंजर्व करवा पाएंगे। तो भैया ये असर्शन भी सही है, ये रीजन भी सही है, और उसका ये कहीं ना कहीं एक ठीक ठाक सही एक्सप्लेनेशन भी है। तो R is the correct explanation of A, option number 1 is the correct answer। ठीक, बढ़िया है। अब देखिए,
नेक्स्ट आपका आता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसमें आपको 5 सवाल पूछे गए थे, ये उसका प्रथम सवाल है। अ पार्टिकल इज सब्जेक्टेड टू टू सिंपल हार्मोनिक मोशन एज, एक इक्वेशन दिया है, दो इक्वेशन दिया है। सो बेसिकली दोनों को हमको सुपर इंपोज करना पड़ेगा, है ना। जो इफेक्टिव एसएचएम का इक्वेशन होगा दैट वुड बी x1 प्लस x2, राइट। तो जब तुम x1 प्लस x2 करता है तो वहां पे नेट एम्पलीट्यूड क्या होता है, कुछ ध्यान में है? नेट एम्पलीट्यूड कैसे निकालते हैं? a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos ऑफ डेल्टा फाई, वेयर डेल्टा फाई इज फेज डिफरेंस, यानी दिस माइनस दिस। तो फेज डिफरेंस पाई बाई 3 दिख रहा है? हाँ सर, पाई बाई 3 हमारा फेज डिफरेंस है। और a1 कौन होगा? ये a1 ले लो तो ये a2 ले लेना। तो अगर तुम यहां पर ध्यान से देखोगे, लुक हियर, √7 का स्क्वायर 7, इसका स्क्वायर करोगे तो कितना निकल के आएगा? 2 का स्क्वायर 4 है, और ये फिर से 7 प्लस 2 इंटू a1, a1 कितना है? √7, और a2 कितना है? 2 √7, और ये हो जाएगा cos पाई बाई 3, मतलब 60 डिग्री ले लो अंदर में। अच्छा, तो सर 2 और cos 60 डिग्री तो आपस में मर गया, √7 इंटू √7 7 ही हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें, 7 प्लस 28 प्लस ये आपको हो जाएगा 14, तो यहां से हमको दिख रहा है √49, यानी कि 7 इटसेल्फ। तो इसका जो ए नेट आया है वो 7 है। ओमेगा नहीं बदलता, ओमेगा आपको आज भी 5 ही रहेगा, ओमेगा आपको आज भी 5 ही है। तुमको ओमेगा पता है, तुमको ए नेट पता है। हमसे पूछता है मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। भैया एक्सेलरेशन का जो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड होता है दैट इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एम्पलीट्यूड। तो ओमेगा का स्क्वायर किया तो 25, और एम्पलीट्यूड मेरा बेटा 7 है। तो ये आपको कहीं ना कहीं 175 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 स्ट्रेट फॉरवर्ड है, टू द पॉइंट, राइट। अच्छा, देखिए देखिए, ये जो प्रश्न है इसके लिए कहीं ना कहीं बेसिक एसएचएम और टू ब्लॉक सिस्टम आपका ठीक ठाक होना चाहिए। टू ब्लॉक सिस्टम आप कहां पढ़ते हो? लॉज ऑफ मोशन में पढ़ते हो, और वो भी जब आप फ्रिक्शन शुरू कर देते हो उसमें। ठीक बात है। तो यहां पर वही है, टू ब्लॉक्स ऑफ मासेस स्मॉल m एंड कैपिटल M, वेयर m इज मोर देन स्मॉल m, आर प्लेस्ड ऑन अ फ्रिक्शनलेस टेबल। यहां पर कोई भी फ्रिक्शन नहीं है। एज शोन इन द फिगर, a massless spring with spring constant K is attached with the lower block. If the system is slightly displaced and released, then coefficient of friction between the two blocks आपको म्यू दे रखा है। तो सबसे पहली बात कि भैया दोनों अगर साथ साथ मूव कर रहा है विदाउट एनी रिलेटिव स्लिपिंग ओवर हियर, तो टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन क्या होगा? टाइम पीरियड जो होता है दैट इज 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई के। लेकिन यहाँ पे अगर दोनों साथ साथ मूव कर रहा है ना, हालांकि ठीक से लिख देता तो और अच्छा रहता। तो ये आपको टोटल मास लेना पड़ेगा विच जस्ट स्मॉल m प्लस कैपिटल M बाई के, जो मेरे स्टेटमेंट ए में है। तो स्टेटमेंट ए मेरे लिए उचित है, उचित है बिल्कुल। फिर एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक इज a इक्वल्स टू दिस मच, जहां पे x डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक फ्रॉम द मीन पोजीशन है। सपोज कीजिए कि यही मीन पोजीशन है, मान लीजिए कि साहब यही अपना मीन पोजीशन है, मतलब कि अभी स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में है। और इसके बाद एक और सिचुएशन लो जहां पर ये जो ब्लॉक है वो x डिस्टेंस से आगे डिस्प्लेस हुआ है। ये ब्लॉक मान लीजिए अभी यहां पर आ गया है, कैपिटल M, दिस इज स्मॉल m। तो अगर ये x है तो स्प्रिंग आपको x इलोंगेटेड है। भैया स्प्रिंग भी तो ऐसे हो गया है, अब स्प्रिंग भी तो आपको ऐसे हो गया है, मतलब स्प्रिंग आपको x इलोंगेटेड है। तो स्प्रिंग एक इस पे फोर्स लगा रहा होगा, और इस पूरे सिस्टम पे नेट फोर्स यही लग रहा है। सर यहां पे भी तो फ्रिक्शन लग रहा होगा, फ्रिक्शन लगेगा, नोबडी इज डिनाइंग दैट। लेकिन फ्रिक्शन तो यहां पर इंटरनल हो जाएगा, इंटरनल हो जाएगा। ये कैपिटल M इस पे फ्रिक्शन लगा रहा है, स्मॉल m इस पे फ्रिक्शन लगा रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। तो पूरे सिस्टम पे तो आपको नेट फोर्स यही है। तो पूरे सिस्टम का, अज्यूमिंग दोनों साथ साथ मूव कर रहे हैं, पूरे सिस्टम का जो आपको एक्सेलरेशन होगा दैट इज फोर्स अपॉन मास, फोर्स अपॉन मास। एंड व्हाट इज फोर्स? स्प्रिंग फोर्स kx के बराबर है।
तो के एक्स डिवाइडेड बाई स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम जो यहां पर लिखा हुआ है, तो स्टेटमेंट बी भी मेरा सही है। ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द अपर ब्लॉक इज दिस मच, जहां पे एक्स आपका यही वाला है। तो हमसे कह रहा है कि ठीक है, मान लीजिए कि एक्स डिस्टेंस अवे है फ्रॉम द मीन पोजीशन, उस समय यहां पे फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है। तो अगर तुम यहां पर ध्यान से देखो, इफ यू मेक एफबीडी ऑफ अपर ब्लॉक, अपर ब्लॉक ध्यान से समझना, नेट फोर्स लेफ्ट साइड है, यानी इसके ऊपर एक्सेलरेशन भी लेफ्ट साइड है। तो भैया स्मॉल ए का, स्मॉल एम का, इसका एक्सेलरेशन भी तो लेफ्ट साइड ही है। तो स्मॉल एम को कौन लेफ्ट साइड वो एक्सेलरेशन दिलवा रहा है, कौन यहां पे हो सकता है, फ्रिक्शन। यानी कि इस स्मॉल एम पे फ्रिक्शन पक्का लेफ्ट साइड लगा है। और फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन इज इक्वल टू एम इंटू ए, फ्रिक्शन इज इक्वल टू एम इंटू ए। तो फ्रिक्शन हो गया है मास इंटू एक्सेलरेशन, जहां पे एक्सेलरेशन मेरा कितना है, के एक्स डिवाइडेड बाई स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। तो सर यहां पर म्यू तो नहीं आ रहा है कदाचित, तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा गलत है। ठीक है। अच्छा, हाँ, कोई आपसे ये पूछेगा कि मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है यहाँ पे, तो वो आपको हो जाएगा म्यू एम जी, म्यू इंटू नॉर्मल। और यहाँ पे नॉर्मल कितना लगेगा, एम जी के बराबर, इसके खुद के वेट के बराबर लगेगा। खैर, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है। जैसे यहां पे देखो, मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कैन बी दिस मच, भैया म्यू इंटू एम प्लस एम जी कहां से हो जाएगा, यहां पे थोड़ा ना पूछ रहा है फ्रिक्शन, और यहां पे तो खैर आपको सरफेस ही स्मूथ है, यहां की बात कर रहा है। तो भैया ये स्टेटमेंट ही आपको गलत है, ई भी आपको गलत हो गया। अब बात करते हैं कैपिटल डी की। कैपिटल डी में बोल रहा है द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ द अपर ब्लॉक इफ इट डज नॉट स्लिप इज दिस मच। ठीक। तो अगर तुम ध्यान से देखो, इसको हटा देते एक बार के लिए हम, लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली, लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली। जब ये सिस्टम आपको ऑसिलेट कर रहा है, जब ये सिस्टम आपको ऑसिलेट कर रहा है ऐसे टुई 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 टुई, लेफ्ट राइट आपको ये मूव कर रहा है, जब ये सिस्टम अपने एक्सट्रीम पे होता है, चाहे वो राइट मोस्ट एक्सट्रीम हो या लेफ्ट मोस्ट एक्सट्रीम हो, जब ये सिस्टम अपने एक्सट्रीम पे होता है, उस पोजीशन में सिस्टम पे लगने वाला, सिस्टम का एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है। ये तो जानते हो ना, सिस्टम का एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है। एक्सट्रीम, एक्सट्रीम समझिएगा, अगर ये आपका एक्सट्रीम है एम्पलीट्यूड, तो इस समय सिस्टम का एक्सेलरेशन जो है वो मैक्सिमम होता है, इस पे लगने वाला स्प्रिंग फोर्स भी आपको मैक्सिमम है। इसके ऊपर आपको वो स्मॉल एम ब्लॉक है, स्मॉल एम और कैपिटल एम, लेफ्ट साइड में इसका वो मैक्सिमम एक्सेलरेशन है। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन स्मॉल एम को कौन प्रोवाइड करवा रहा है, स्मॉल एम को वो मैक्सिमम एक्सेलरेशन फ्रिक्शन ही प्रोवाइड करवा रहा है। तो फ्रिक्शन शुड मस्ट बी, फ्रिक्शन मस्ट बी ए इंटू एम मैक्सिमम, एम इंटू ए मैक्सिमम, राइट। ये रिक्वायर्ड फ्रिक्शन है, इतना फ्रिक्शन यहां पर लगना ही चाहिए, नहीं तो स्लिपिंग हो जाएगा। अब ये जो आपकी रिक्वायरमेंट है ना, जो आपकी ये रिक्वायरमेंट है, ये रिक्वायरमेंट लिमिटिंग केस में म्यू एम जी के बराबर होनी चाहिए। ये जो रिक्वायरमेंट है आपकी, फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट मैक्सिमम वैल्यू के बराबर या उससे कम होनी चाहिए। तो यहां पर मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती थी फ्रिक्शन की, म्यू एम जी, और फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट कितनी है, मास इनटू मैक्सिमम एक्सेलरेशन। एंड व्हाट इज मैक्सिमम एक्सेलरेशन, what is maximum acceleration, that is equal to your omega square into your amplitude, the maximum amplitude of the upper block, हमसे यही पूछा है। अच्छा, and what is omega, omega is equal to under root of k by total mass। तो यहां पर क्या लिख दोगे आप, ओमेगा स्क्वायर की जगह k अपॉन टोटल मास इनटू दिस थिंग। तो यहां पर लिखो, ये आपको हो जाएगा के ए डिवाइडेड बाई स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम, दिस फेलो इज योर म्यू एम जी, और यहां से एम सलट जाएगा। तो यहां से आपका, इसको हटा देते एक बार के लिए, लेट्स रिमूव ऑल दिस,
सो यहां से अपना ए कितना निकल के आ रहा है, कैपिटल ए। ये आपको हो जाएगा म्यू स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इंटू ग्रेविटी और डिवाइडेड बाई के। क्या इसके आसपास है? बिल्कुल यही है, बिल्कुल यही है। तो स्टेटमेंट डी सही है। तो ए बी और डी मेरा सही स्टेटमेंट था। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट वन। ठीक है, बढ़िया है। अच्छा देखिए, कुछ मतलब कई लोग इस सवाल को काइनेमेटिक्स में भी करते हैं, बट इट इज बेटर टू डू इट इन एसएचएम। Which of the following curves possibly represent one dimensional motion? वन डायमेंशनल मोशन भैया मतलब एक ही एक्सिस पे पार्टिकल मूव कर रहा है। ठीक है, यहां पे देखो फेज लिख दिया, इसीलिए हम कह रहे हैं कि इसको एसएचएम में करना ज्यादा उचित रहेगा। एसएचएम का इक्वेशन आपको हो सकता है, फॉर एग्जांपल जनरल इक्वेशन अगर ले ओमेगा टी प्लस फाइव, तो जरूरी थोड़ा ना कि ये आपको प्लस फाइव हो, ये आपको माइनस फाइव भी हो सकता था, ये आपको माइनस फाइव भी हो सकता है। इसी को हम लोग कहते हैं फेज, इसी को हम लोग कहते हैं फेज। और ये आपको होता है इनिशियल फेज कांस्टेंट। ठीक है, समय शून्य पे पार्टिकल कहाँ है ये बताता है फाइव। तो भाई साहब फेज वर्सेस टाइम का अगर तुम ग्राफ बना रहे हो तो समय शून्य पर फेज नेगेटिव भी तो हो सकता है, जो कि हमको इस वाले ग्राफ में दिख रहा है। यानी ये ग्राफ आपको पॉसिबल है। और एसएचएम का इक्वेशन क्या है? आपको वन डायमेंशनल मोशन ही तो है, पार्टिकल आपको ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है एक ही एक्सिस पे, यानी ये पॉसिबल है। क्या ये पॉसिबल है? किसी भी एक समय पर पार्टिकल के पास दो वेलोसिटी एक ही समय पर नहीं हो सकता। एक समय पर पार्टिकल के पास दो वेलोसिटी पॉसिबल नहीं है। तो ऑप्शन, ये स्टेटमेंट सी आपका गलत है, ग्राफ सी आपका गलत है। ये तो आपको 100% सही है। समय के साथ आपको डिस्टेंस बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बिल्कुल सही है। यहां पर देखिए वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का, तो कहीं ना कहीं आपने अगर एसएचएम का इक्वेशन देखा है, एसएचएम में आपको वेलोसिटी का इक्वेशन अगर देखा है तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, राइट। तो यहां से अगर देखोगे तो वी स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर। अगर ओमेगा 1 हो जाए, जो कि हो सकता है ना कि किसी केस में ओमेगा 1 हो, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा? वी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। क्या ये सर्कल का इक्वेशन नहीं है? वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट में ये है। तो बिल्कुल ये वाला ग्राफ भी हमारे लिए पॉसिबल है। ए बी और डी हमारे लिए पॉसिबल है। ऑप्शन नंबर 1 क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिएगा, two simple pendulum having lengths L1 and L2 with negligible string mass undergo angular displacement θ1 and θ2 from their mean position respectively. If the angular acceleration of both the pendulums are same, angular acceleration कहता है दोनों पेंडुलम का सेम है। अच्छा रहता ये भी बोल देता कि एक्सट्रीम्स की बात की जा रही है। सिंपल पेंडुलम जैसे ही हमको ये बोल दिया, मतलब कि आपका एंगल जो है वो छोटा है, आपका एंगल जो है वो छोटा है। ठीक है, ये आपका सिंपल पेंडुलम है, जनरल लेंथ मान लेते L, ये मास M है। ठीक है, और ये इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। ठीक बात है। तो इस पोजीशन पे पार्टिकल का जो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा अल्फा, समझना लीनियर एसएचएम के साथ आप इसके इक्वेशंस को या फिर फॉर्मूलेस को कोरिलेट कर पाते हैं। लीनियर एसएचएम में मैक्सिमम एक्सेलरेशन आपको होता था, मैक्सिमम लीनियर एक्सेलरेशन होता था इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड ओमेगा स्क्वायर ए होता था एम्पलीट्यूड। यहां पर आपका जो अल्फा हो जाएगा मैक्सिमम एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सट्रीम्स की बात की जा रही है, तो ये आपको हो जाएगा मैक्सिमम बोल लो या फिर किसी पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट पे, यहां पे क्लैरिटी नहीं दे रहा है तो वो मैक्सिमम की ही बात कर रहा है θ1 θ2 पे। अल्फा मैक्सिमम इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इनटू योर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और ओमेगा क्या होता है सिंपल पेंडुलम में? अगर तुमको ध्यान में हो, टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। एल बाई जी का उल्टा ओमेगा क्या है? अंडर रूट जी बाई एल। तो ये हो जाएगा आपको सिर्फ जी बाई एल इंटू थीटा नॉट। तो यही है हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन। हमसे कहता है कि एंगुलर एक्सेलरेशन दोनों का सेम है, यानी कि जी θ1 बाई L1 इज इक्वल टू
जी थीटा 2 बाई L2, जी ने जी को मार दिया, तो यहां से थीटा 1 L2 इज इक्वल टू थीटा 2 L1, जो कि मेरे लिए ऑप्शन नंबर 4 में है। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि सर इस पोजीशन पे पार्टिकल पे इधर की तरफ फोर्स लगेगा आपको mg साइन थीटा, राइट। तो mg साइन थीटा फोर्स है अगर, तो इस पार्टिकल का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, फोर्स अपॉन मास, विच इज जी साइन थीटा। तो सर इस डायरेक्शन में पार्टिकल का जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो हो जाएगा जी साइन थीटा नॉट। आपको अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पता है, ये डिस्टेंस l है, तो अल्फा हो जाएगा आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाई l। तो ये आपको निकल के आएगा g साइन थीटा नॉट बाई l, और क्योंकि एंगल छोटा है तो आपका साइन थीटा नॉट को अप्रॉक्स करेगा। तो फिर से वही रिलेशन निकल के आया जो हमने आपको यहां पर निकाल कर दिखाया। तो कैसे भी कर सकते हो, बस आपको काम आगे बढ़ाना, आपका मैकेनिक्स यहाँ पे फिर काम आना चाहिए। अच्छा देखिएगा एकदम, a block of mass 2 kg is attached to one end of a massless spring whose other end is fixed at a wall. The spring mass system moves on a frictionless horizontal table. The spring's natural length is 2 meter and spring constant is 200 Newton per meter. तो इस प्रकार से एक सिचुएशन बनाते हैं। ये देखिएगा, स्प्रिंग एक जगह से फिक्स्ड है, तो इसको यहां पर फिक्स कर दिया ऐसा, और ये ले लेते हैं मीन पोजीशन, यानी कि स्प्रिंग अभी नेचुरल लेंथ में है। जब नेचुरल लेंथ में है तो ये दूरी हमको साहब 2 मीटर दे रखा है। ब्लॉक का मास 2 kg, स्प्रिंग कांस्टेंट 200 न्यूटन पर मीटर। द ब्लॉक इज पुश्ड सच दैट लेंथ ऑफ स्प्रिंग बिकम्स 1 मीटर एंड देन रिलीज्ड। आपने ब्लॉक को लेफ्ट साइड धक्का मारा है, पुश्ड लिखा है, पुल्ड नहीं लिखा है, आपने इसको लेफ्ट साइड धक्का मारा है 1 मीटर। तो अभी ब्लॉक कहां पे आ गया, यहां पे आ गया है, यहां पर आ गया है। इधर 1 मीटर मारा, मतलब ये कितना बचा, वॉल से कितनी दूरी पर है, 1 मीटर पर है। ठीक है, एंड आपने शुरुआत में ब्लॉक यहां पर था, यानी ये है मीन पोजीशन। आपने ब्लॉक को इधर 1 मीटर पुश करके रिलीज किया, यानी ये पोजीशन है ब्लॉक का लेफ्ट एक्सट्रीम। ब्लॉक यहां से यहां जाएगा, फिर यहां से फिर से 1 मीटर और इधर जाएगा, और ऐसे एसएचएम करता रहेगा। ठीक है, बढ़िया है। The block is pushed such that the length of spring becomes 1 meter and then released at distance x, where x is less than 2। किसी डिस्टेंस x पे, अब तुमको ये भी समझना पड़ेगा कि ब्लॉक इससे लेफ्ट तो अपने आप नहीं जाएगा, ब्लॉक यहां से शुरू करेगा, राइट साइड जाएगा, और हमसे लेस देन 2 पे पूछा है, यानी यहां से कहीं एक ये सिचुएशन ले लो। इस पोजीशन पे जब ब्लॉक आपको पहुंच रहा है, तब ब्लॉक की वेलोसिटी कितनी है, ब्लॉक की स्पीड कितनी है। तो भैया जो नॉर्मल वेलोसिटी का इक्वेशन होता था आपको, वो होता था a स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। यहाँ पे x की जगह हम लोग फिलहाल के लिए y ले लेते हैं, y स्क्वायर, जहाँ पे y क्या था, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। सबसे पहले ओमेगा भरो, ओमेगा क्या है, अंडर रूट ऑफ k बाई एम। साहब k कितना है 200, मास कितना है 2, यानी ये 10 आ गया। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू 10, वेलोसिटी इक्वल्स टू 10 अंडर रूट ऑफ व्हाट इज एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड तो सर ये 1 मीटर ही तो है, यही तो होगा एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन। तो ये 1 है, माइनस y क्या है, हमने अभी अभी आपको समझाया, y इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन। हमें इस x डिस्टेंस पे पूछा गया है, हमारे आंसर में x होना चाहिए, y नहीं। तो सर मीन पोजीशन से ये हरा वाला कितनी दूर है, ये हरा वाले का पोजीशन है, ये मीन पोजीशन है। तो सर ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस दिख रहा है 2 माइनस एक्स। सर ये डिस्टेंस 2 माइनस एक्स है, तो y के जगह ये लिखो 2 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो अगर हम ऑप्शन के फॉर्मेट में इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और ऊपर में एक पावर हाफ हमें दोबारा से देना पड़ेगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 के साथ हूबहू मैच कर रहा है।
ठीक है, चलिए ध्यान रखिए, टेक केयर, अपन मिलते रहेंगे, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।